नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल TG2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपीपीसीएल TG2 के अलावा यूपी आर्मिनल TG2, DRDO, इसरो, NPCIL, सेल और आदि एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपका ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठ जाना। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। अगर दोस्तों आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उन सारी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने सारा इलेक्ट्रिशियन इसमें कवर कर रखा है और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं। और दोस्तों, जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, जो कि हम इसमें अब उन प्रश्नों को नहीं ले रहे हैं। जो बड़े टॉपिक है उन प्रश्नों को ले रहे हैं, जो कि आपका पूरा इलेक्ट्रिशियन ख़त्म हो सके। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि चालकों के माध्यम से। ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों, विद्युत आवेश चालकों के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है, I बराबर dQ/dt, ये इसका फार्मूला होता है, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि इलेक्ट्रॉन का कारण होता है, जिसके कारण धातु में विद्युत का प्रवाह होता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वह चालक उतना ही अच्छा होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऊष्मीय बहाव संवहन, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। दोस्तों, इसका चिन्ह पहले से हम इसलिए लगा देते हैं ताकि आपको PDF दे दी जाए तो वहाँ पर इसका टिक लगा हुआ मिले और आपके एग्ज़ाम के टाइम पर आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले, आप इसे आसानी से पढ़ सकें। चलिए, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि डैश डैश ज़्यादा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि व्यास ज़्यादा होगा तो इसका ताम्र प्रतिरोध कम होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आर बराबर ρL/A, जो कि इसका फार्मूला होता है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ए जो त्रिज्या होती है इसका व्यास का आधा होती है, जो कि आप जान सकते हैं। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, किसी भी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ाने से व्यास कम हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है। केबल तार का व्यास बढ़ाकर प्रतिरोध कम किया जा सकता है। केबल की तार का व्यास बढ़ाकर प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप इन पॉइंटों को जरूर नोट कर लें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर क्या है। दोस्तों, आपको बताना है ए और बी के बीच ये पूरा विभवांतर क्या है। चलिए, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो गया है, देख सकते हैं, ये सारे मान लो जोड़ लेंगे, जो कि यहाँ पर जोड़ा गया वी, जैसा कि दोस्तों 6 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, ये दोनों पैरेलल में है। दोस्तों, इसे जोड़ेंगे तो फिर दोस्तों इससे 10 और 10, फिर इससे दोस्तों इसको मतलब इसको
छः, ये समान इसमें वोल्टेज जो होता है इसमें समान होता है। फिर दोस्तों इसमें से 20 से 6 घटा देंगे तो आपका जो आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 14 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 6 वोल्ट और 6 वोल्ट की बैटरी पैरेलल में होने के कारण वोल्टेज का मान 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है किसी भी परिपथ में हो। दोस्तों पैरेलल यानी समांतर में आपका वोल्टेज समान रहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य डैश डैश कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि विभवांतर कहलाता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अच्छा विद्युत रोधी होता है, यह रबर की अपेक्षा में अधिक टिकाऊ होता है। आजकल पीवीसी का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न, वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लेड शीथेड केबल, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यह रासायनिक उद्योगों एवं अन्य मशीनों की वैद्युतिक वायरिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लेड शीथ्ड केबल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उच्च वोल्टता केबल को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि इस्पात, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हाई वोल्टेज केबल को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ इस्पात होता है। यह बेंडिंग संस्तर के ऊपर तथा सर्विंग के नीचे होता है। यह बेंडिंग की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए। सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों इसमें अति अवरोधकता होनी चाहिए, निम्न विद्युतशीलता होनी चाहिए, उच्च परावैद्युत शक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्टील के तार की बनी होती हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो निम्न होता है। सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.23 इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा कि बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए समान धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर की गुणांक जो होता है 1.23 होना चाहिए। अगला प्रश्न, चांदी एक डैश डैश है। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, जो कि विद्युत का सुचालक होती है चांदी। चलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि दोस्तों धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि अपवाह वेग घट जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो तो अपवाह वेग घट जाएगा। जैसा कि इसका फार्मूला भी देख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेग बराबर 1/NEA, जो कि इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, प्रत्यकारकों यानी विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों प्रत्यकारकों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तथा अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक से कम तथा विद्युत रोधक से ज़्यादा होती है। जैसा कि दोस्तों अभ्रक, माइका, बेकेलाइट आदि सभी विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, 470 ओम
कार्बन कार्बन प्रतिरोध के रंग कूट कलर को निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो कि 4 निरूपित करता है पीला को, और जो 7 होता है वो बैगनी को। और दोस्तों 4 पीला को 4 लिख देंगे, फिर दोस्तों बैगनी को 7 लिख देंगे, फिर गूढ़े में चिन्ह लगाएं, फिर इसकी घाते 0 का मान, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं भूरा का 1 होता है तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, तो आप इसे हल करेंगे 470 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका, जो कि दोस्तों किसी परिपथ में सीरीज यानी श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहां धारा का मान 1 है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। जैसा कि दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध सभी जान सकते हैं, आप सभी जुड़ जाएंगे, जो कि 3R हो जाएगा। 3R बराबर, जैसा कि देख सकते हैं R बराबर V/I होता है। यहाँ पर आप जान सकते हैं V का मान 18 दिया गया है और I का मान 1 दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 3R बराबर 18/1, यहाँ पर आप हल करेंगे तो आपका R बराबर 6 ओम सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पीयर धारा लेती है, तो इसकी प्रयुक्त वोल्टेज होनी चाहिए। राइट आंसर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप हल करेंगे R बराबर दिया गया, I बराबर दिया गया, V बराबर फार्मूला होता है IR, यहाँ पर पूरा मान रखेंगे और गुणा कर देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 440 वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 2 ओम और 3 ओम के क्रमशः 2 तार समांतर में जोड़े जाते हैं उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, जो कि समांतर में आप जोड़ लेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 इस फार्मूले पर रखेंगे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जोड़कर दिखाया भी गया है, आप जोड़ सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 1.2 ओम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलाम्ब का नियम डैश के काफी अनुरूप है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम कूलाम्ब का नियम जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों कूलाम्ब के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, A प्रोपोर्शनल Q1 × Q2/R² होता है। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के नियम देख सकते हैं, जैसा कि F बराबर G_m1 × m2/R² होता है, जहाँ की G गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, m1 और m2 जो है 2 पिंड होते हैं, R बराबर जो होता है दोस्तों वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों क्रमशः 3 ओम व 6 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इस बैटरी में गुजरने वाली धारा क्या होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि दोस्तों इसे पहले आप सीरीज में जोड़ लेंगे, जो कि 6 3 जो होगा आपका 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों I बराबर V/R होता है, फिर दोस्तों V का मान 18 है और R का मान 9 है, यहाँ से भाग दे देंगे, आपका आंसर जो कि 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि R1 बड़ा है R2 से, R2 बड़ा है R3 से, शक्ति व्यय होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि R1 में अधिकतम होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में, जो कि हमने आपको बता दिया, क्योंकि दोस्तों R1 में अधिकतम शक्ति व्यय होगी, इसका मान सर्वाधिक है। प्रतिरोध भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक चालक में वोल्टानुपात भिन्न होगा, यह ओम के नियमानुसार होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं एक तार का प्रतिरोध क्या होगा। इसकी लंबाई 90 मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इसकी विशिष्ट प्रतिरोध 1.5 माइक्रो ओम × सेंटीमीटर है, तो क्या होगा। चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला होता है R बराबर ρL/A होता है, जहाँ की रो बराबर दिया गया इतना, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं L बराबर 90 दिया गया है और A बराबर 1×10⁻⁴ दिया गया है। दोस्तों इसका पूरा मान रखेंगे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मान रख कर हल किया गया है, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा
0.0135 ओम इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ में स्विच के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप सभी को पता होगा, सीढ़ी नुमा वायरिंग, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि डीपी स्विच के द्वारा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि तापमान नियंत्रित करना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, स्विच को डेड डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि कंट्रोलिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि स्टेनलेस स्टील इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों फ्यूज का अवयव प्रायः ताम्र, तार अथवा टिन व लेड का मिश्र धातु होता है। जैसा कि दोस्तों टिन इसमें 63% होती है और लेड जो होता है 37% मिलाकर तार का बना होता है। जैसे कि दोस्तों इसके अतिरिक्त चांदी, जस्ता, एल्युमिनियम, एंटीमनी आदि धातुओं के तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फ्यूज तार सदैव लाइव तार के सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी फेज तार में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, लेड एसिड अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि आंतरिक परिपथ दोष को टालने के लिए इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों बैटरी के अंदर विभाजक प्रयोग किए जाने पर धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड आपस में मिलकर लघुपथिक यानी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों अगला प्रश्न आपका, जैसा कि लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट्ट में प्रयोग किया जाने वाला रसायन डेड डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं, लेड एसिड बैटरी द्वितीयक प्रकार की संचायक बैटरी होती है। लेड एसिड बैटरी में धनात्मक इलेक्ट्रोड हेतु लेड पराऑक्साइड तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हेतु लेड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, लेड एसिड बैटरी के अंदर विद्युत अपघट्ट के लिए प्रयुक्त अशुद्ध जल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात जो होता है 3:1 होता है। अगला प्रश्न, निकिल आयरन सेल क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि नम द्वितीयक सेल होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि ग्राम प्रति कूलाम, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार के एम बराबर जेड क्यू में क्या जेड प्रतिनिधित्व करता है, जहां क्यू बिजली की मात्रा और मुक्त आयनों का द्रव्यमान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार एम बराबर जेड आई टी होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि दोस्तों विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हमेशा प्लेटों से कम 10 से 15 mm के ऊपर रखा जाना चाहिए। यदि स्तर कम हो जाए तो टॉप अप करने के लिए कौन सा तरल ऊपर से मिलाया जाएगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि अशुद्ध जल, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों लेड एसिड सेल के अशुद्ध जल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात जो होता है 3:1 होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप जान सकते हैं, बैटरी को एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए डेड डैश की जरूरत पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जो कि बैटरी को सुखाकर एक ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखने, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों दो कुंडलियों में स्वप्रेरकत्व का मान जो क्रमशः 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी, यदि युग्मन गुणांक जो है 0.5 है तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व बराबर होता है के रूट में L1 इंटू L2। यहाँ पर इसका पूरा मान दिया गया, यहाँ पर इसका पूरा मान रख कर आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3
मिली हेनरी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन चुंबकन के बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुग्राहिता इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। सुग्राहिता यानी दोस्तों इसका फार्मूला आप देख लेंगे जैसा कि दोस्तों दिया गया है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग डैश डैश धारा के मापन के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि केवल डीसी इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं दोस्तों, स्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग केवल डीसी धारा तथा वोल्टेज मापन के लिए किया जाता है। इसका पैमाना अनुपातिक समरूप होता है और मूविंग आयरन उपयंत्र का प्रयोग एसी व डीसी दोनों के लिए किया जाता है। इंडक्शन टाइप उपयंत्र का प्रयोग केवल एसी के लिए किया जाता है। दोस्तों ये फैक्ट पूरे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। अगला प्रश्न, वह स्थायी चुंबक जो समांतर डैश डैश वाली सामग्री से बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि उच्च निग्राहिता, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्ट, इसकी लाइन वोल्टेज डैश डैश है। राइट आंसर दोस्तों, लाइन वोल्टेज का आपका फार्मूला होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज, जो कि आपका दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। फेज वोल्टेज का मान रखेंगे और इसे गुणा कर देंगे जो कि आपका दिया गया है। आप इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 415 वोल्ट, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात को क्या कहते हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि शक्ति गुणांक कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पावर फैक्टर यानी cos फाई बराबर होता है रजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, इसे ही पावर फैक्टर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसा कि आप जान सकते हैं, 50 हर्ट्ज के एक जयवक्री प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य यानी आरएमएस मान 200 है और इसका अधिकतम मान और तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि दोस्तों इसमें हम बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बराबर √2 वैल्यू। दोस्तों यहाँ पर इसका मान रखेंगे जैसा कि V बराबर दिया गया और देख सकते हैं हर फ्रिक्वेंसी दी गई है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पहले तो V मैक्सिमम का मान निकालेंगे, फिर दोस्तों इसका फार्मूला होता है वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है 2πf, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे। आपका जो 314 रेडियन प्रति सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों फार्मूला दिया गया है, आभासी शक्ति बराबर सक्रिय शक्ति या वास्तविक शक्ति। जैसा कि शक्ति गुणक बराबर होता है वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका शक्ति गुणक 1 आएगा। चलिए दोस्तों, जबकि इकाई हो तो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अगर दोनों को बराबर होता तो बराबर ही आएगा। शक्ति गुणक के बारे में आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला दिया गया है और शक्ति गुणक का अधिकतम मान इकाई अर्थात 1 होता है और कोई इसका मात्रक नहीं होता है। ये भी आप जान लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 वाट मीटरों की आवश्यकता होती है। जैसा कि दोस्तों 3 वाट मीटर विधि का उपयोग केवल 3 फेज तार 4 तार प्रणाली में किया जाता है। और दोस्तों इसमें हम बात करते हैं 3 वाट मीटर द्वारा 3 फेज 4 तार प्रणाली के स्टार संयोजित संतुलित भार का शक्ति मापन के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न, स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार लोड के लिए व्यय विद्युत शक्ति कितनी होती है? राइट आंसर, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है, जैसा कि दोस्तों विद्युत व्यय शक्ति का फार्मूला √3 वोल्टेज लाइन और धारा लाइन और cos थीटा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आरएमएस वोल्टेज, ये इसका राइट आंसर है।
जैसा कि दोस्तों RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल ज्यावक्री कोज्या के वक्र के लिए होता है। जैसे कि देख सकते हैं V बराबर V मैक्स अपान रूट 2 होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है DC परिपथ के सारे नियम उन AC परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवल प्रतिरोध होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों प्रतिरोध के लिए AC व DC मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रेरकत्व व संधारित्र दोनों AC व DC दोनों पर अलग अलग प्रकृति प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है एक सम्मिश्र धारा तरंग समीकरण यानी धारा जो 14 साइन ओमेगा टी प्लस साइन 5 ओमेगा टी द्वारा दिया गया है, धारा का RMS मान डैश डैश एम्पियर में होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर इसका मान दिया गया है, धारा RMS मान फार्मूला होता है, जैसा कि रूट में यहाँ पर इसका फार्मूला होता है। और दोस्तों यहाँ पर आई का मान रखेंगे, जो कि आई का मान 14 दिया गया है। और दोस्तों M2 का मान रखेंगे, जो कि 2 दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका फार्मूले पर मान रख के इसे वर्ग करेंगे, फिर दोस्तों इसे वर्ग करेंगे, इसे अंदर से फिर हल करेंगे। जैसा कि दोस्तों 2 से आएगा 200 बटे रूट 2 आएगा, यहाँ से 200 को 2 से काट देंगे तो आपका रूट में 100 आएगा। इसका आप इसे बाहर निकालेंगे तो आपका 10 एम्पियर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध डैश डैश है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि घटाती है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसलिए अर्थिंग में नमक दिया जाता है ताकि आर्द्रता बनी रहे। अगला प्रश्न जैसा कि BIS कोड के अनुसार भू संपर्कन के लिए उपयुक्त तार का रंग डैश डैश होता है। आप सभी को पता होगा, जो कि दोस्तों हरा होता है, और न्यूट्रल के लिए जो होता है वो काला होता है, और फेज के लिए लाल होता है, नीला होता है और पीला होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं यहाँ पर जब एक सतह को इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है तब क्या होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोर के केंद्र में अधिक निक्षेप होता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि दोस्तों वैद्युत भू संपर्कन का प्रयोजन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिजली के झटकों के खतरे को कम करना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं यहाँ पर, जो कि दोस्तों एक पीएन जंक्शन बर्ताव करती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह ये काम करती है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों अगले प्रश्न जानने से पहले इसकी थोड़ा व्याख्या देखते हैं। जो कि पीएन जंक्शन जर्मेनियम या सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थों से बनाया जाता है। इसकी 2 अभिनति होती है, और अग्र अभिनति जिसमें धारा का चालन होता है, तथा पश्च अभिनति जिसमें बहुत सूक्ष्म धारा यानी माइक्रो एम्पियर में बहती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोगुनी पाइप फिल्टर सर्किट में उर्मिका को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंडक्टरों की संख्या कितनी होगी। राइट आंसर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए, इसकी 2 होगी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है डायोड का अग्रदिशिक प्रतिरोध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कम है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं डायोड जो होता है, डायोड का अग्रदिशिक प्रतिरोध कम होता है। फॉरवर्ड बायस स्थिति में पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई घट जाती है, जिससे कि डायोड का प्रतिरोध कम हो जाता है, तथा जिसके कारण धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। फॉरवर्ड बायस के सूक्ष्म परिवर्तन से फॉरवर्ड धारा में अत्यधिक परिवर्तन होता है। धारा में परिवर्तन चर घातांकी होते हैं। अर्धचालक डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध लगभग 5 ओम होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप जान सकते हैं ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आधार धारा, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण आधार धारा करता है। कलेक्टर क्षेत्र में 2 धाराएं प्रवाहित होती हैं, जैसा कि देख सकते हैं मीटर धारा तथा ये दूसरी धारा कलेक्टर धारा, जो कि इसके समरूप होती हैं। ट्रांजिस्टर में एमीटर जंक्शन ईबी जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग के कारण कलेक्टर धारा प्रवाहित होती है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है अथवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि परिवर्ती प्रतिरोध की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा किसको दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि उत्सर्जक को दर्शाता है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल भी बने हुए हैं, जो कि पीएनपी और एनएनपी के सिंबल बने हुए हैं। जो कि दोस्तों अंदर की तरफ जिसमें तीर जाता है वो पीएनपी होता है, जो बाहर की तरफ जिसमें तीर जाता है वो एनपीएन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि देख सकते हैं एमीटर उत्सर्जक होता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम इसमें अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले, जैसे कि दोस्तों तीर उत्सर्जक को दर्शाता है। यदि तीर आधार की ओर है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यदि तीर उत्सर्जक की तरफ है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर करंट नियंत्रित युक्ति होती है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका दिया गया, एससीआर को डेड डैश भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि थायरिस्टर कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों थायरिस्टर सिलिकॉन अर्धचालक इकाई है। थायरिस्टर 4 या उसमें अधिक अर्धचालक खंडों से निर्मित 3 या उससे अधिक पीएन संधियों से निर्मित 2 या 2 से अधिक टर्मिनल वाली संरचना होती है। इसकी आंतरिक संरचना ऐसी होती है कि विशेष अभिन्नत स्थिति में या आप स्थिति में आन स्थिति में आकर कार्यरत होती है तथा इसे आवश्यकता अनुसार पुनः आप स्थिति में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किसे मापने हेतु रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर एक युक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि विस्थापन इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज सीमित रेंज में विस्थापन का रेखीय फंक्शन होता है और आउटपुट वोल्टेज का क्रोड के विस्थापन के साथ परिवर्तन प्रदर्शित किया जाता है। सूक्ष्म विस्थापन के लिए वक्र लगभग सरल रेखा होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों एससीआर में टर्मिनल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसका सिंबल भी आप देख लीजिए। जैसा कि दोस्तों एससीआर में 4 लेयर होती हैं और सिलिकॉन अर्धचालक खंडों से निर्मित 3 पीएन संधियों वाली 3 टर्मिनल युक्ति होती है। इसमें जो है प्रवाहित धारा 2 प्रकार की होती है, जैसे कि लैंचिंग धारा तथा क्षरण धारा। अगला पॉइंट, जैसे कि लैंचिंग धारा का मान होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है और एससीआर में टर्न ऑन प्रोसेस को ट्रिगरिंग तथा टर्न ऑफ प्रोग्रेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका दिया गया है, कंड्यूट वायरिंग में कपलर, बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त से प्रथम सैंडल की दूरी डेड डैश होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 30 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार को संयोजित करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि निचले दाएं पिन से। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में दर्शाया गया बेड लैंप परिपथ चालू नहीं होता है। आप पाते हैं कि स्विच 2 और 3 को दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल तथा प्रणाली अर्थ पॉइंट के क्रॉस एक वोल्टेज है सप्लाई को भी संयोजित करने के बाद निम्न में से किस जांच को करोगे? चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डायग्राम। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। जैसा कि दोस्तों इसमें आप ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैसे कि लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रेन और हाइस्ट के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर की प्राथमिकता दी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग इसमें किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है और शंट मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
डीसी जनरेटर की छेद कुंडलियाँ आमतौर पर निम्नलिखित की बनाई जाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि कॉपर की बनाई जाती हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों माइका का प्रयोग कम्यूटेटर बनाने में किया जाता है। ढलवा लोहे का प्रयोग योक बनाने में किया जाता है। कार्बन द्वारा ब्रश बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रोड से ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा आबंध रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि शंकु खाद पेंच, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप जान सकते हैं यहाँ पर एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि ब्रश में अधिक तनाव डैश डैश के कारण होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं अतिरिक्त ब्रश तनाव से दिक् परिवर्तक अतितप्त और सतह घिस जाएगी, और ब्रश का कार्य दिक् परिवर्तक से विद्युत धारा को एकत्र करके उसे बाह्य परिपथ में भेजना और ब्रशों का कार्य कुंडलों को समांतर परिपथों में विभाजित करना भी है। प्रायः यह ब्रश कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर एक डीसी सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों इसकी जो गति रहेगी समान ही रहेगी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चक्रण की दिशा अपवर्तित रहेगी, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं अगर एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो चक्रण की दिशा अपवर्तित रहेगी, और डीसी मोटर के आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल को एक को बदल कर जनरेटर की दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों को एक साथ परिवर्तित करने पर जनरेटर पहले अवस्था में ही चलती रहेगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप जान सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मोटर के स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ डैश डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि 0 होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं चार पोल डीसी मशीन में क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी वैकल्पिक पोल उत्तर व दक्षिण होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों चारों पोल में 90 डिग्री पर स्थानांतरित होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि दोस्तों डीसी है तो उसमें कम्यूटेटर जरूर लगा होगा। चलिए, और एसी में जो होता है उसमें स्लिप रिंग लगी होती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप जान सकते हैं, जैसे कि 5 HP तक की डीसी मोटर में सामान्यतः डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 5 HP तक की डीसी मोटर में सामान्यतः 2 पोल्स होते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, इनमें से क्या आवश्यक रूप से डीसी मोटर को एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि कम कीमत, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों डीसी मोटर की कीमत एसी मोटर की तुलना में अधिक होती है। डीसी मोटर उच्च प्रारंभिक बलागुण होता है तथा साथ ही साथ स्थायित्व गति की बड़ी रेंज भी प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि मशीन टूल्स में किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों डीसी शंट मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्थिर गति की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्रेन होइस्ट आदि में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डीसी शंट मोटर का प्रयोग जानते हो मशीन टूल्स में करते हैं। चलिए, और डीसी सीरीज मोटर का क्रेन होइस्ट में किया जाता है। अगला प्रश्न, नो लोड पर सीरीज मोटर की चाल डैश डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि अनंत होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि मोटर जल जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो कि आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परिणामित्र टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि बुकोल्ज रिले, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं बुकोल्ज रिले गैस
एक्चुअरिंग यानी तापीय रिले होता है और यह इंटरनल फॉल्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के मध्य पाइप फ्लैंग के द्वारा जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं, दिए गए भार के लिए परिणामित की पूर्ण दिवस क्षमता और वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है, ये इसका सही उत्तर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जैसा कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है जो कि प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों कुंडलियों का कार्य करती है, और ऑटो ट्रांसफार्मर उस स्थिति में अधिक उपयोग होते हैं जहां पर रूपांतरण अनुपात कम हो और ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही भाग पर दोनों कुंडलन एक दूसरे से विद्युत रोधित होती हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि फेरा अनुपात, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक यानी सेकेंडरी कभी भी खुला नहीं होना चाहिए, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन यानी पैरेलल के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बराबर ध्रुवता, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचलित होते हैं तो आपस में भार किस आधार पर लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवीए संधारण पर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। दोस्तों जैसा कि प्राइमरी कॉइल को ठंडा करना ये कार्य है इसका, सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करना ये कार्य है इसका, और दोस्तों अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना ये कार्य है इसका। जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि प्रेरक युग्मन प्रदान करना ये इसका कार्य नहीं है। चलिए, जैसा कि दोस्तों ट्रांसफार्मर आयल को खनिज तेल यानी मिनरल आयल, इंसुलेटिंग आयल, ट्रांसफार्मर आयल आदि नामों से जाना जाता है। प्रेरक युग्मन के लिए ट्रांसफार्मर में कोर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित में होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वाइंडिंग, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां वाइंडिंग होती हैं तथा ट्रांसफार्मर में लव हानियां क्रोड में होती हैं। लव हानियों के अंतर्गत भंवर धारा हानियों तथा हिस्टैरिसीस हानियां आती हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनंत होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि डेल्टा और स्टार, ये इसका राइट आंसर, डेल्टा से स्टार राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं यहाँ पर घरेलू उपकरण और तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को आमतौर पर किसका प्रयोग करके मापा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि मेगर का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न, सीआरओ में स्क्रीन में 10 मिलीसेकंड स्वीप समय के साथ अनुमानित आरा दंत आवृत्ति सातूठ फ्रीक्वेंसी डैश होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 100 हर्ट्ज, इसका सही उत्तर होगा। स्वीप समय, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसका मान दिया गया, यहाँ पर टी बराबर यानी टाइम आपका दिया गया है, आवृत्ति आपको निकालना है। आवृत्ति बराबर फार्मूला होता है 1/T, जो कि इसमें मान रखेंगे, आप हल करेंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं, एक सीआरओ का स्वीप जनरेटर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम के क्षैतिज विक्षेप के अनंतति वोल्टेज के लिए, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले इसे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों इससे पर्दे पर वास्तविक प्रकाशमय तरंग के रूप में प्राप्त होती है, इसे
टाइम बस जनरेटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 2 वाट मीटर पद्धति इसके लिए लागू होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्टार जुड़ी और डेल्टा जुड़ी दोनों प्रणाली, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इस पद्धति द्वारा शक्ति मापन के लिए किया जाता है। यह पद्धति संतुलित तथा असंतुलित दोनों भार के लिए लागू होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दिया गया है, निम्न में से किसका उपयोग 500 मिलीहर्ट्ज पर पावर मेगाहर्ट्ज पर पावर मापन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि बोलोमीटर, इसका राइट आंसर है। दोस्तों मेगाहर्ट्ज है, उसे आप देख सकते हैं, जैसे कि 500 मेगाहर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि दोस्तों स्लाइड पर ब्रिज विधि में अज्ञात प्रतिरोध का मान गणना करने के लिए निम्न समीकरण में किसका उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि देख सकते हैं x बराबर एल गुणे आर अपान 100 माइनस एल, इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत मापी उपकरणों में हेयर स्प्रिंग डेड डैश की बनाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि फास्फोर ब्रांज यानी फास्फोरस कांच की बनाई जाती है। अगला प्रश्न, मापन यंत्रों में बाल कमानी में डेड डैश सामग्री प्रयोग की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि फास्फोरस कांसा की बनाई जाती है, ये इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एनर्जी मीटर यानी KWH मीटर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक थर्मोकपल उपकरण डेड डैश पर काम करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, दो भिन्न धातुओं के छड़ों के गर्म तथा ठंडे सिरों के बीच तापांतर उत्पन्न कर देने पर छड़ों के मध्य EMF उत्पन्न हो जाता है, जिसे पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है। एक थर्मोकपल में 15 मेगावोल्ट EMF उत्पन्न होता है। बड़ी परिसीमा वाले यंत्रों में एक से अधिक थर्मोकपल, ये दोस्तों मिली वोल्ट है, थर्मोकपल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 88 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही उत्तर है। थर्मोस्टेट तापमान के अनुसार प्रचालित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि एम्पियर आवर मीटर, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों ऊर्जा मीटर समय के अनुसार खपत होने वाली विद्युत ऊर्जा का पाठ्यांक भी देता है, साथ ही साथ डाटा को संग्रहित करने किए रहता है, जैसा कि इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, मापन उपकरणों में टार्क के विक्षेपण के विपरीत होने को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि कंट्रोलिंग टार्क कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों जब स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें तुल्यकालिक गति घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। यह फ्लक्स वायु अंतराल को पार करके रोटर के सतह को स्पर्श करता हुआ रोटर के चालकों को काटता है और इस प्रकार रोटर को स्टेटर और उत्पन्न क्षेत्र में पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप रोटर घूमने वाले क्षेत्रों की दिशा में घूम जाता है और मोटर आरंभ हो जाती है यानी प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि त्रिकला प्रेरण मोटर यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसा कि ड्यूल स्टार्टर का उपयोग 5 HP तक की मोटरों के लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 5 से 20 HP तक की मोटरों के लिए किया जाता है और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग 20 HP से अधिक मोटरों के लिए किया जाता है और स्लिप रिंग स्टार्टर केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि आप जान सकते हैं। जैसा कि दोस्तों DC शंट मोटर के लिए 2 स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। जैसा कि DC सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि दोस्तों एक प्रेरण में मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुप्रयुक्त वोल्टता प्रति फेज लाइन वोल्टता का 57.8% इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसा कि दोस्तों निम्नलिखित में से क्या 3 फेज प्रेरण मोटर के विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि ध्रुवों की संख्या, ये इसका सही उत्तर है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, थीटा बराबर देख सकते हैं, इसका फार्मूला दिया गया है जो कि दोस्तों थीटा ई का मतलब विद्युत डिग्री और थीटा MECH का मतलब यांत्रिक डिग्री, जो कि P बराबर ध्रुवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप जान सकते हैं। यहाँ पर यह सलाह दी जाती है कि प्रेरण मोटर की लाइन सीधे शुरू करने के बजाय स्टार्टर का उपयोग करें, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि मोटर अपने पूर्ण भार धारा से 5 से 7 गुना ज़्यादा भार लेती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसा कि थ्री फेज स्लिप रिंग में प्रेरण मोटर के लिए 3 फेज मोटर की स्टार्टर का कौन सा प्रकार उपयुक्त है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क 3 फेज पिंजरा यानी स्क्वायरल केज प्रारूपी प्रेरण मोटर की तुलना में अधिक होता है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि दोस्तों 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर पर स्टार वाइंडिंग किया जाता है तथा 3 स्लिप रिंग प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसा कि आप जान सकते हैं, किसे छोड़कर एक साइडेड पोल मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका आरंभिक आघूर्ण उच्च होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसका उपयोग वैद्युत घड़ी में किया जाता है और इसकी दक्षता कम होती है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटरों में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि ग्राइंडर, इसका सही उत्तर है। इनका मुख्य उपयोग वैक्यूम क्लीनर, मिक्सी ग्राइंडर आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, यह AC और DC दोनों पर ऑपरेट होती है। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया, सिलिक फैन जिसमें संधारित वहन मोटर लगी होती है उसमें क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसा कि आप जान सकते हैं, एक एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि रोटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि एक फेज यानी सिंगल फेज मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है तथा स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर कहलाता है। सिंगल फेज सप्लाई से चलती है, इसकी दक्षता 3 फेज की तुलना में कम होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि वार्निश्ड कैम्प्रिक टेप, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर डेड डैश इस्तेमाल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि यूनिवर्सल मोटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर वे मोटरें जो एक फेज यानी सिंगल फेज प्रत्यावर्ती धारा तथा डिस्क धारा दोनों पर लगभग समान गति से कार्य कर सके सार्वत्रिक मोटर कहलाती हैं। यह मोटर आंशिक अश्वशक्ति की होती हैं। इनका प्रयोग ग्राइंडर, जूस मिक्सर, ड्रिल, सिलाई मशीन इत्यादि में किया जाता है और ब्रश होल्डर के तारों के संयोजन को बदलकर मोटर के घूमने की दिशा बदली जा सकती है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि यूनिवर्सल मोटर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि हिस्टैरिसीस मोटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों अगले प्रश्न जानने से पहले यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, इन मोटरों में क्रोम स्टील के चिकने बेलनाकार रोटर प्रयोग किए जाते हैं। रोटर में कोई खांचा नहीं होता है, न ही किसी प्रकार का कुंडलन यानी वाइंडिंग होती है। परिणाम स्वरूप मोटर बिना किसी आवाज़ के शांत चलती है। इनका उपयोग साउंड इक्विपमेंट में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ती उपयुक्त विधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि कैपेसिटर स्टार्ट विधि, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि निम्न DC, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसका कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जो कि उच्च घूर्णन गति पर कार्य करना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं, जिसका कारण उच्च घूर्णन गति कार्य करना और जल टरबाइन के अल्टरनेटर के रोटर को घुमाने के लिए जल टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, और जल टरबाइन को घुमाने के लिए जल की तीव्र आवश्यकता होती है, और इस प्रकार के अल्टरनेटर की घूर्णन गति कम होती है और इसकी पूर्ति के लिए आर्मेचर के पोल्स की संख्या अधिक रखी जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, दो अल्टरनेटर के समन्वय स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि इनकमिंग मशीन प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर डैश डैश प्रकार का है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि अर्थयुक्त स्टार संयोजित, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में से धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जो कि केवल एसी धारा, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 484 ओम, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों R बराबर V² P होता है, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो आपका उत्तर जो है निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न, फ्लोरोसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण हो सकता है। राइट आंसर, जैसा कि इनमें से कोई नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, स्विच का कार्य क्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि वैद्युत परिपथ को खोलना और बंद करना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि प्रकाश डैश डैश द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए डैश डैश का प्रयोग होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि कोड़ी होल्डर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों स्क्रू टाइप होल्डर का उपयोग स्टार्टर होल्डर के रूप में किया जाता है, इसमें ट्यूब को पेंच की भांति घुमाकर होल्डर में फंसाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, सामान्य बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्त नली है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि अधिक प्रकाश देती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों किसी तल पर प्रकाश किरणें पड़ने पर प्रकाशित हो जाता है, तल के इकाई क्षेत्रफल पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता को उसकी प्रदीप्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, जब प्रदीप्ति दीप के साथ शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, तो शक्ति गुणक हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 80% इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों ओवरहेड लाइन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 3 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि 150 मीटर के एक स्पैन के केबल मतलब लेवल सपोर्ट्स के समर्थित है, यदि कंडक्टर का विशिष्ट भार 7800 किलोग्राम मीटर और कार्यरत प्रतिबल 1000 किलोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो कार्यरत तनाव कितना होगा। चल दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फार्मूला दिया गया है, वर्किंग टेंशन बराबर वर्किंग स्ट्रेस गुणे कंडक्टर एरिया। यहाँ पर इसका पूरा मान रख देंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इसका पूरा मान रख के देंगे। आप इसे हल करेंगे, आपका जो उत्तर आएगा 3000 किलोग्राम, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किस से सुरक्षा करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का उपयोग है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि खंभे को झुकने से बचाने के लिए, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 हॉट और 1 न्यूट्रल तथा 1 ग्राउंड वायर होता है, ये इसका सही उत्तर है। जो कि दोस्तों अर्थ वायर मोटर की बॉडी को ग्राउंडेड किए रहता है। चल दोस्तों
आज के लिए ही इतने ही प्रश्न थे जो कि हमने 150 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि दोस्तों ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि NPCIL, सेल, DRDO, इसरो और UPPCL, TG2, NPCIL और LMRC, DMRC, कोई भी एग्ज़ाम हो ITI लेवल को, इस सीरीज को फॉलो कर लेना दोस्तों। इस सीरीज को देखकर चले जाना और एग्ज़ाम में बैठ जाना, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाएगा नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।